मालदीव्स ने इंडियंस का इंसल्ट किया और हम सब ने एक होकर मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया। इससे उनको इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने तुरंत हमसे माफी मांग ली, लेकिन द जस्टिस इज स्टिल नॉट सर्व्ड। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आई एम श्योर आपका मालदीव्स को लेकर पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। हमें दो ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिली है जो ये क्लेम कर रही है कि इंडिया में 2 बार 26/11 जैसे अटैक्स होने वाले थे, जिसके पीछे हाथ था कुछ मालदीवियन टेररिस्ट का, बट फॉर्चुनेटली उसे सही टाइम पर रोक दिया गया। इसके अलावा भी इंडिया की ऑफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से मालदीव्स लश्कर ए तोयबा जैसे एक एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया हब बनते जा रहा है। सो माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, उनके माफी मांगने के बाद भी कैन वी रियली ट्रस्ट मालदीव्स? एक्चुअली हम टूरिस्ट को प्राइवेट सी प्लेन्स में डायरेक्टली मालदीव्स के रिसोर्ट्स तक लेके जाया जाता है, जिस वजह से हमें उस देश की बाकी की सच्चाई दिखती नहीं है। हमें लगता है कि मालदीव्स तो एक काफी लिबरल देश है जहां पर लड़कियां सेफली बिकिनी पहन सकती है, लोग अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्ट्स तक ही सीमित है। रिसोर्ट के बाहर निकलते ही ये सब कुछ ऑलमोस्ट इलीगल हो जाता है, क्योंकि बाकी के मालदीव्स में शरिया कानून लागू है। और इसीलिए ही आपको कई सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां गलती से टूरिस्ट मालदीव्स के इंटीरियर्स में चले गए और उन्हें अरेस्ट तक कर दिया गया था। लेकिन आई एम 101% श्योर हम इंडियंस इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन पूछूं, क्या आप जानते हो कि मालदीव्स एक टाइम पर एक बुद्धिस्ट कंट्री था? यस, इसीलिए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बुद्धिज्म से टेररिज्म का ये ट्रांसफॉर्मेशन मालदीव्स में आया कैसे। आज मालदीव्स की ग्राउंड रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान और सीरिया से भी ज्यादा पर कैपिटा टेररिस्ट मालदीव्स प्रोड्यूस कर रहा है। अफगानिस्तान और सीरिया से भी ज्यादा। जस्ट लेट दैट सिंक इन। इसीलिए हमने डिटेल में कवर किया है कि मालदीव्स में ये एंटी इंडिया टेररिज्म कैसे ग्रो हो रहा है, ये ऑपरेट कैसे होता है, एंड फाइनली इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मालदीव्स के माफी मांगने के बाद भी क्या हम इंडियंस को इन्हें माफ कर देना चाहिए या नहीं। सो जैसे मैंने कहा, हमें 2 ऐसे रिपोर्ट्स मिली है जो ये क्लेम कर रही है कि इंडिया में 2 बार 26/11 जैसे टेरर अटैक्स होने वाले थे, जिसकी प्लानिंग में कुछ मालदीवियंस का एक बहुत बड़ा हाथ था, बट फॉर्चुनेटली इसे रोक दिया गया। ये दोनों भी रिपोर्ट्स एक्सट्रीमली क्रेडिबल है, क्योंकि एक तो खुद मालदीव्स की गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई थी, और दूसरी है इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जो रेडिफ में पब्लिश हुई थी। सबसे पहले मालदीवियन गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट देखते हैं। नवंबर 2013 में मालदीवियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर की। इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन में उनकी गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने अपने ही देश के 8 सिटीजन्स को अरेस्ट किया है जो सी रूट से इंडिया जाने वाले थे, क्योंकि उनका प्लान था इंडिया के किसी एक सदर्न सिटी पर एक बड़ा अटैक प्लान करना। इस पूरे अटैक के पीछे पाकिस्तान के एलईटी यानी लश्कर ए तैयबा का भी हाथ था। इनफैक्ट इन 8 मालदीवियंस में से 3 तो खुद एलईटी से ही पाकिस्तान में ट्रेन होकर आए थे। ये बात थी 2013 के एक अटैक प्लानिंग की, जो फॉर्चुनेटली रोक दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की दूसरी रिपोर्ट की, जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। सो 2011 यानी ये जो 2013 का अटैक अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, उसके ठीक 2 साल पहले आईबी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि एक काफी बड़ा एंटी इंडिया टेरर नेक्सस मालदीव से ऑपरेट हो रहा था। सो उस रिपोर्ट के हिसाब से मालदीव्स में 2007 में सुल्तान पार्क में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब ऑफ कोर्स ये ब्लास्ट तो हुआ मालदीव्स में था, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को पहली बार इसी ब्लास्ट में कुछ क्लूज मिले कि मालदीव से भी इंडिया में टेररिज्म फैलाया जा रहा है, जिस पर फिर उन्होंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और उन्हें काफी शॉकिंग फैक्ट्स मिले। नाउ वो ब्लास्ट में क्या क्लू मिले और डिटेल इन्वेस्टिगेशन से क्या इन्फॉर्मेशन अनकवर हुआ, उसके डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेकर आपको इंडिया के जॉब मार्केट में हो रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इसीलिए आज इंडिया में काफी सारे जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि पेटीएम, ईज माई ट्रिप, कोरियंग, इनमें इंटरव्यू तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। बस इसी का सोल्यूशन लेकर आया नेक्स्ट लेवल, जो आपके लिए बड़े कंपनीज में पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर देता है। आपको पहले तो अपना जॉब रोल चूज करना है। यहाँ पे आपको सेल्स एंड टेक्नोलॉजी के काफी सारे जॉब्स मिल जाएंगे, जैसे इंटरनेशनल सेल्स स्पेशलिस्ट, फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, सेल्स एसोसिएट जैसे कुछ जॉब्स के लिए आप नेक्स्ट लेवल पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक एआई आपका इंटरव्यू लेगा। यस, एक एआई आपका इंटरव्यू लेगा
एंड हाँ, याद रखना ये इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बेसिस पर यू कैन बी शॉर्टलिस्टेड इन नो टाइम एंड यू विल हियर बैक फ्रॉम द रिक्रूटर. इफ नॉट यू विल गेट रिकमेंडेड टू अदर रिक्रूटर्स. बस इट इज दैट सिंपल. ऑल्सो इसके अलावा नेक्स्ट लेवल के वीकली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो, जैसे कि OnePlus, Amazon Kindle और काफी सारे Amazon वाउचर्स. नेक्स्ट लेवल पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए आपको 10,000 प्लस जॉब्स मिल जाएंगे. सो अगर आप एक फ्रेशर हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, डू चेक आउट नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशन. मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम ये समझ रहे थे कि जब मालदीव्स में ही खुद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को वहां पे क्या क्लूज मिले. सो जब उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें यह पता चला कि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी मालदीव्स में कई सारे टेरर मॉड्यूल्स फॉर्म कर लिए हैं ताकि वो इंडिया में टेररिज्म फैला सके. नाउ एक मॉड्यूल का बेसिकली मतलब हुआ एक्टिव टेररिस्ट के छोटे छोटे ग्रुप्स जिसे ऑपरेशन के सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान में सिचुएटेड हेडक्वार्टर से ही मिलेंगे. मॉड्यूल में आप समझ लो 2 से लेकर कितने भी टेररिस्ट मिलकर एक मॉड्यूल फॉर्म कर सकते हैं. ऐसे में एट अ टाइम मल्टीपल मॉड्यूल्स यूजुअली ऑपरेशन होते हैं जो सब लोग साथ में मिलकर एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं ताकि अगर 1-2 मॉड्यूल्स बस्ट भी हो जाए, पकड़े भी जाए, तो बाकी एक्टिव रहे और प्लान इनफैक्ट सक्सेसफुल हो. उसी आईबी की रिपोर्ट में यह भी पता चला कि मालदीव्स में ये जो एंटी इंडिया मॉड्यूल्स ऑपरेट कर रहे थे ना, वो नंबर्स में भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे. और सबसे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स आइडियोलॉजिकली तो काफी रेडिकल थे ही, लेकिन ये इंडिया में एक सी बोर्न अटैक लॉन्च कर सकते थे जो एक्चुअली इंडिया के लिए फाइट बैक करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है. ऑल्सो फॉर्चुनेटली आईबी की इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एक मालदीवियन टेररिस्ट आसिफ इब्राहिम को भी केरला में पकड़ लिया. फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि उससे उनको काफी सारे इनसाइडर डिटेल्स मिल गए. एंड केरला में स्पेसिफिकली ये मालदीवियन इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मालदीव से सी रूट से केरला पहुंचना काफी इजी होता है. देखो, आसिफ मालदीव से आया कोई नॉर्मल टूरिस्ट नहीं था, बल्कि केरला में वो लश्कर तैयबा का एक की ऑपरेटिव था. उसने इंटरोगेशन में ये रिवील किया कि लश्कर ने अपना एक शैडो आउटफिट बनाया हुआ है जिसका नाम है जमाते मुस्लिमीन, जो मालदीव्स और इंडिया के बीच ऑपरेशनल ब्रिज का काम करता है. यानी जो भी यहाँ पे टारगेट्स डिसाइड होते हैं, जो भी अटैक्स डिसाइड होते हैं, उस सबकी प्लानिंग ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था. आसिफ से ये भी बात मालूम पड़ी कि इंडिया में स्पेसिफिकली केरला में ये एक्टिविटी ज्यादा होते हैं क्योंकि जो भी ऑपरेशंस, मेजॉरिटी ऑपरेशंस मालदीव्स में हो रहे होते हैं, उनको फंडिंग हवाला सिस्टम के थ्रू केरला से ही मिल रही थी. उस रिपोर्ट में यह भी क्लियरली मेंशन था कि एलईटी अब पाकिस्तान से अपना बेस शिफ्ट कर अपना नया बेस मालदीव्स बनाना चाहता है और ये कर पाने के लिए उन्हें इंडिया में बेस्ड अपने टेरर मॉड्यूल्स की काफी जरूरत पड़ेगी. स्पेशली ऑल आइज आर ऑन तिरुवनंतपुरम क्योंकि वहां ऑलरेडी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है. सो ये थी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की डिटेल्ड रिपोर्ट. लेकिन इस सब में सबसे अनफॉर्चुनेट बात बताऊं, मालदीव से हो रहा ये पूरा टेररिज्म इंडिया इजीली रोक सकता है क्योंकि इस टेररिज्म फैलाने के पीछे इंडिया के ही एक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हाथ है और वो पॉलिसी है इंडिया की 90 डेज वीजा फ्री पॉलिसी. यस, टेररिस्ट ने खुद ही ये खुला एक्सेप्ट किया है कि इस पॉलिसी की वजह से हम इजीली इंडिया घुस जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं पड़ती है. इसीलिए आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को इस पर जरूर कुछ एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली मालदीव जैसे देश के साथ. तो ये कंपेरेटिवली ईजियर होना चाहिए क्योंकि ये देश इकोनॉमिकली हम पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है. अभी जिस कुछ दिन पहले हम इंडियंस एक हुए और हमने मालदीव्स के खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठाया और मालदीव्स को इसका हैवी इंपैक्ट पड़ा. मालदीव्स ने माफी तक मांगी. एंड दूसरी बात, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बढ़ते ही जाएगी जब तक इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता. क्योंकि आज मालदीव्स एक ऐसा नेशन बन चुका है जहां पर हर 1500 लोगों में से एक आदमी ISIS ज्वाइन करता है. आज मालदीव्स में एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ चुका है कि ये वीडियो देखिए. The director of the National Museum says a group of men forced their way in and smashed more than 20 ancient artifacts. The display stands are all that remain. The items destroyed include one-of-a-kind Buddhist statues from the 12th century, before Islam came to the island. ये वीडियो है जून 2022 का, जब मालदीव्स में इंडियन एम्बेसी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रही थी. लेकिन उस सेलिब्रेशन पर एक मॉब ने अटैक कर दिया ये कहते हुए कि योगा ब्लास्फेमी है. आज मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मालदीव्स के ये एक्सट्रीमिस्ट को खुद अपने ही देश की हिस्ट्री भी एक्सेप्टेड नहीं है. 2012 में एक एक्सट्रीमिस्ट मॉब ने मालदीव्स के नेशनल म्यूजियम में घुसकर 12th सेंचुरी के पहले के सारे आर्टिफैक्ट्स को चकनाचूर कर दिया.
नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने गौतम बुद्धा के स्टैचूज को तोड़ उसका पाउडर बना दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या ये सिर्फ इंडियंस के लिए थ्रेट है? क्या ये वहाँ के आम मॉल्डीवियन जिनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए मेजर थ्रेट नहीं है? एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मेजॉरिटी मॉल्डीवियंस को टेररिज्म से कोई फर्क भी पड़ता है? ज्यादातर मॉल्डीवियंस तो इतने अवेयर ही नहीं होंगे, इतने एजुकेटेड ही नहीं होंगे कि उनके देश में चल क्या रहा है। हमें ही तो नहीं पता था अभी तक। और इसीलिए मेरे हिसाब से इन चीजों पर एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप एक इनका हिस्ट्री देखो तो ये टेररिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म मॉल्डीव्स में सिर्फ इवॉल्व ही होते आया है। इनफैक्ट ये आपको बेटर समझेगा जब हम बुद्धिज्म टेररिज्म का ये ट्रांजिशन मॉल्डीव्स में कैसे आया, इसके पीछे की स्टोरी डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। सो हुआ ये था कि 12th सेंचुरी में मॉल्डीव्स में इस्लाम ने बुद्धिज्म को रिप्लेस करके अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अब क्योंकि मॉल्डीव्स पहले एक बुद्धिस्ट कंट्री था, इसके लिए वो लोग स्टार्टिंग में काफी सॉफ्ट सुन्नी इस्लाम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन इनमें जो एक्सट्रीमिज्म की जर्नी शुरू हुई ना, वो 1970s और 1980s के बीच में स्टार्ट हुई, जब देश में सऊदी इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। सो मॉल्डीव्स इस्लाम में कन्वर्ट होने के पहले लगभग 1400 सालों तक बुद्धिस्ट किंगडम था। लेकिन 10th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स का मॉल्डीव्स आना स्टार्ट हो गया। इन अरब ट्रेडर्स ने मॉल्डीवियन सोसाइटी को कल्चरली और रिलीजियसली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया। ये इन्फ्लुएंस इतना प्रोमिनेंट था कि 1153 में तब के बुद्धिस्ट किंग, जो वहाँ पे सिटिंग किंग थे, उन्होंने तक इस्लाम कबूल लिया था। जिसके बाद उन्होंने एक मुस्लिम टाइटल को भी एक्सेप्ट करते हुए अपना नाम सुल्तान मोहम्मद अल अदिल रख लिया। सो इस तरह से 12th सेंचुरी में मॉल्डीव्स ऑफिशियली बुद्धिज्म से इस्लाम में तो कन्वर्ट हो गया, बट तब से लेकर मॉडर्न टाइम्स में प्रेसिडेंट इब्राहिम नसीर तक, यानी कि 1978 तक मॉल्डीवियंस एक काफी सॉफ्ट इस्लाम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया मौमून अब्दुल गयूम के बाद से, जो 1978 से 2008 तक मॉल्डीव्स के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इनके टेन्योर में बहुत ज्यादा पाकिस्तान और सऊदी का इन्फ्लुएंस मॉल्डीव्स में बढ़ने लग गया। जिसके बाद इन्होंने काफी सारे पॉलिसीज में भी चेंजेस करने शुरू कर दिए। बेसिकली प्रेसिडेंट गयूम का जन्म मॉल्डीव्स में नहीं बल्कि इजिप्ट में हुआ था, और उनकी एजुकेशन भी इजिप्ट के ही अल अजहर यूनिवर्सिटी में हुई थी, जो यूनिवर्सिटी अपने रैडिकल टीचिंग्स के लिए काफी ज्यादा इनफेमस है। प्रेसिडेंट गयूम ने बेसिकली मॉल्डीवियन सोसाइटी में 3 मेजर चेंजेस किए। पहला, सऊदी से मॉल्डीव्स के मदरसों को फंडिंग आनी शुरू हो गई। इससे हुआ ये कि मॉल्डीव्स में जो सॉफ्ट इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा था, वो हटकर अभी सऊदी का वहाबिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस होने लग गया। एंड ये बात खुद मॉल्डीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद ने भी एक्सेप्ट की है। दूसरा चेंज था, मॉल्डीवियन स्टूडेंट्स ने पहली बार पाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी के मदरसों में पढ़ाई करने के लिए जाना शुरू कर दिया। ये दोनों चीजें लगभग 70s में स्टार्ट हो गई थी। एंड फाइनली तीसरा शिफ्ट था पॉलिसी शिफ्ट, जो 1994 में हुआ, जब गयूम ने देश में प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस यूनिटी एक्ट नाम का एक एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट ने बेसिकली सुन्नी इस्लाम को मॉल्डीवियंस की जनता पर इम्पोज कर दिया। वहां पर रिलीजियस फ्रीडम भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होने लग गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 साल बाद 1997 में कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करते हुए ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि अब सिर्फ मुस्लिम्स ही मॉल्डीव्स के सिटीजन हो सकते हैं और किसी भी दूसरे रिलीजन को पब्लिक प्लेसेस पर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। यानी कि 1997 के पहले सपोज करो कि वहाँ इंडिया की तरह पब्लिक प्लेस पर भी गणपति पंडाल लग सकता था, लेकिन 1997 के बाद इन प्रैक्टिसेस पर एक कंप्लीट बैन लगा दिया गया। लेकिन एक्चुअली ना यहाँ तक भी बात उतनी नहीं बिगड़ी थी। मॉल्डीव्स में रैडिकलिज्म को आग की तरफ फैलने का मौका मिला 2004 में, जब मॉल्डीव्स के इतिहास का सबसे बड़ा सुनामी आया। सो देखो, 2004 के पहले साल 1997 तक मॉल्डीव्स के कई रैडिकल्स जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इजिप्ट के मदरसों से पढ़कर वापस अपने देश आ गए थे, वो ऑलरेडी इस रैडिकलाइजेशन को फैलाने की कोशिश अपने देश में कर रहे थे। लेकिन उनका ये प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पिछले 30 सालों से मॉल्डीव्स के ऑटोक्रेटिक लीडर थे अब्दुल गयूम, जैसे हमने डिस्कस किया, और वो ना इस रैडिकल आइडियोलॉजी को राइज होने का मौका नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, 2004 का वो सुनामी इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इस सुनामी ने मॉल्डीव्स के 1190 आइलैंड में से सिर्फ 9 आइलैंड्स को छोड़कर बाकी मॉल्डीव्स को पूरी तरह से डुबा दिया। अब बस सोचो कि इस सुनामी की वजह से सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरे देश की 62% जीडीपी एक झटके में खत्म हो गई। ऐसे में जाहिर है इस नेचुरल डिजास्टर में पूरी तरह बर्बाद हुए मॉल्डीव्स में एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, फूड शॉर्टेज का। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए खिदमत एक खल्क नाम की एक एनजीओ लोगों के लिए एक लाइफ सेवर बनकर आ गई। इस एनजीओ ने फूड, इमरजेंसी मेडिसिन जैसी कुछ नेसेसरी चीजों को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब इस वजह से ऑफकोर्स हुआ ये कि मॉल्डीव्स की जनता में इस एनजीओ के प्रति एक
सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। लेकिन इस एनजीओ की सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये एनजीओ एक्चुअली इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा की ही एक सो कॉल्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये चैरिटी वर्क करके लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के बाद इस एनजीओ ने एक पॉलिटिकल टर्न लेना चालू कर दिया, यानी जनता को अपने साइड लेकर ये धीरे धीरे मालदीव्स में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने लग गई। इन्होंने ही फिर आगे जाकर काफी रैडिकल डिमांड्स भी रखना शुरू कर दिया, जैसे कि पूरे मालदीव्स में शरिया कानून इंप्लीमेंट हो जाए और अल्कोहल भी बैन हो जाए। ये मुद्दा भी इन्होंने रेस करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आगे 2006 में तो इस एनजीओ ने 2 पॉलिटिकल पार्टीज, जुमोरी पार्टी और अदालत पार्टी भी लॉन्च कर दी, जिससे वहां की गवर्नमेंट पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लग गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहां पर 30 सालों तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर अब्दुल गयूम की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत इस सारे डिमांड्स को खारिज कर दिया। लेकिन क्या ये रेडिकल्स चुप बैठने वाले थे? नहीं ना। सो इन्होंने पॉलिटिशियंस को डराने धमकाने के लिए 2007 में मालदीव्स के इतिहास का फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट, सुल्तान पाक बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दे दिया, जो अगेन एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस एक इंसिडेंट ने मालदीव्स को एक्सट्रीमिज्म से अब टेररिज्म की तरफ ढकेल दिया। क्योंकि बात ये थी कि यहाँ पे मालदीव्स के रेडिकल्स अकेले नहीं थे। यहाँ पे मालदीव्स में रेडिकलाइजेशन फैलाने के पीछे मेजर हाथ था फॉरेन सपोर्ट का। इनफैक्ट खुद मालदीव्स के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम ने भी कई बार ओपनली एक्सेप्ट किया था कि मालदीव्स में टेररिज्म फैलाने के पीछे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। फिर बस ये ब्लास्ट के सब्सिक्वेंट ईयर्स में धीरे धीरे इन रेडिकल पार्टीज का मालदीव्स में इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और इसके बाद तो 2008 में गयूम खुद इलेक्शंस हार गए और पावर में आई मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद नशीद, ये देश के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ये पार्टी सिर्फ 5 साल पुरानी थी एंड आइडियली इसका मालदीव्स पे इतना होल्ड नहीं था। तो आखिर ये पार्टी जीती कैसे? क्योंकि कुछ रैडिकल पार्टीज जैसे कि अदालत पार्टी, जुमरी पार्टी, जो जैसे हमने बताया था कि ये एनजीओ से ही निकली थी 2 पार्टीज, और इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे कुछ छोटे बट इन्फ्लुएंशियल एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज ने मिलकर इस पार्टी को सपोर्ट किया और मोहम्मद नशीद को अपना प्रेसिडेंट बना दिया। अब इसके बदले में फेवर रिटर्न करने के लिए मोहम्मद नशीद ने अदालत पार्टी को एक पावरफुल इस्लामिक मिनिस्ट्री कंप्लीटली उनके हाथों में रख दी। सो अब आप समझ गए होंगे, बस यहीं से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को गवर्नमेंट और बाकी पॉलिटिकल स्फीयर में एक स्पेस मिलना शुरू हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म केवल इंडिया को ही हार्म कर रहा है। इनफैक्ट इसके मेजर विक्टिम्स तो मालदीवियंस खुद ही है। अगर आप आईडीएसए की इस ऑफिशियल रिपोर्ट को देखोगे तो शायद ही ऐसा कोई साल होगा जब मालदीव्स में एक टेरर या एक्सट्रीमिस्ट अटैक ना हुआ हो। एंड भूलो मत, मालदीव्स की इकोनॉमी कंप्लीटली टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। बट अगर कंट्री में सेफ्टी इश्यूज रहेंगे, टेररिज्म फैलेगा, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? वहाँ की आम जनता जो कंप्लीटली टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, उनका पेट कैसे पलेगा? इसीलिए अब मेरा सिंपल सवाल है, देखो टेररिज्म का ये केस कोई नया नहीं है। इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स का ये ट्रेंड आज चल रहा है। कल को 1 साल बाद मैक्सिमम लोग इसको भूल जाएंगे और मालदीव में वापस से इंडियन टूरिज्म बढ़ जाएगा। लेकिन मालदीव्स में तो टेररिज्म हमारे बॉयकॉट से कई सालों से पहले से ही चल रहा है, मगर इसके बावजूद हम इंडियंस ने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, सवाल ही नहीं पूछा। इनफैक्ट आज भी जो इंडियंस मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं वो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि मालदीव्स हमारे यहाँ पे टेररिज्म फैला रहा है। मैक्सिमम लोगों को तो इसके बारे में जीरो आइडिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम मालदीव्स को एक लिबरल, एक प्रो इंडिया देश समझते हैं, जबकि हम इंडियंस का माइट ऑलरेडी देख चुके हैं। मालदीव्स ने सिर्फ एंटी इंडिया ट्वीट्स क्या कर दिए, हमारा इंसल्ट क्या कर दिया, पूरे देश ने एक होकर उन्हें बॉयकॉट कर दिया। तो अब मुझे बताओ, इंडिया के ही टूरिज्म से कमाना लेकिन इंडिया के ही अगेंस्ट टेररिज्म फैलाना, ये इंडियंस का इंसल्ट नहीं है? सो मेरा सवाल एकदम सिंपल है, जब तक हम इंडियंस मालदीव्स में बढ़ रहे इस एंटी इंडिया टेररिज्म को क्वेश्चन नहीं करते, उनकी सरकार से भी और हमारी खुद की सरकार से भी, क्या तब तक वाकई में ये इशू फिक्स होने वाला है? क्या आपके हिसाब से ये इशू फिक्स होगा? सो अगेन, आज का भी टेक होम मैसेज मेरी लास्ट वीडियो की तरह ही एकदम सिंपल है। किसी के भी खिलाफ, आम मालदीवियंस के खिलाफ, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन के खिलाफ हेट नहीं फैलाना है। हर चीज़ ब्लैक या वाइट नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रेज। सारे मालदीवियंस ऐसे नहीं है, ऑफ कोर्स सी बात है। हमें हेट नहीं फैलाना है, लेकिन सिर्फ हमें इंडियंस के खिलाफ हो रहे इस इनजस्टिस के ऊपर सवाल उठाने हैं। #सवाल उठाओ, हेट मत फैलाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से मालदीव्स के माफी मांगने के बाद भी जस्टिस इज स्टिल नॉट सर्व्ड। एंड ऑफ कोर्स, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट कि कंपनीज लाइक पेटीएम, ईज माई ट्रिप, कोड यंग में आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो थ्रू नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशन। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे जरूर चेकआउट कर लेना।